आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, क्योंकि आपको पता ही है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और टीसीएस करवा रही है तो सेम टू सेम क्वेश्चन या सेम टाइप आपको सीजीएल सीएचएसएल में देखने को मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, शुरू करते हैं। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो क्योंकि 30 क्वेश्चन है और वो भी टॉप 30 क्वेश्चन, तो थोड़ा टाइम तो लग सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हिंदी में, बाकी इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ ही जाएंगे। केतन के दो पोते महेश और डेविड हैं। मतलब केतन कोई है जिसका दो ग्रैंडसन है, महेश और डेविड। महेश जो है वो 15 वर्ष का है, नहीं 15 वर्षीय महेश को केतन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है। मतलब महेश, इसका दो पोता है, एक महेश और एक डेविड। महेश कितने साल का है? 15 साल का। और डेविड कितने साल का है? 16 साल का। कुछ रुपया संपत्ति महेश को मिलता है और बाकी संपत्ति किसको? डेविड को मिलता है। ठीक है, मतलब केतन का दो पोता है, दोनों के बीच संपत्ति बंटने वाला है। ठीक है, लेकिन महेश और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, 22 वर्ष के हो जाने के बाद मिलेगा। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की दर से लग रहा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है, मतलब दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है 22 साल के बाद। यदि केतन के पास इतना धनराशि है तो पूछ रहा है कि केतन ने डेविड को स्टार्टिंग में कितनी धनराशि दिया था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जो फ्रेशर है या जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में। देखिए, केतन है, इसका दो पोता है, एक है महेश और एक है डेविड। दोनों को 22 वर्ष होने के बाद ही रुपया मिलेगा। महेश अभी 15 साल का है तो इसको कितने वर्ष के बाद मिलेगा? इसको 7 ईयर्स के बाद मिलेगा। और डेविड अभी 16 वर्ष के बाद है, ये 16 वर्ष का है, मतलब इसको 6 ईयर्स के बाद पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ठीक, इतना तो समझ में आ गया। और बोल रहा है कि दोनों को जब 22 वर्ष का हो जाएगा तो दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा और रेट भी दिया हुआ है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम, यही होता है ना। मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 के पावर समय। तो बहुत आसान है, यहीं से हो जाएगा ना। आपका अमाउंट दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। बोला ना कि दोनों को इक्वल अमाउंट मिलता है, मतलब दोनों के अमाउंट को इक्वल करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला डाल देते हैं ना। मान के चलिए कि महेश को M मिला तो प्रिंसिपल M हो गया और 1 प्लस R कितना है? 10%। और टाइम इसके लिए कितना है? 7 ईयर्स। लेकिन D को कितना मिला? मान लेते हैं कि दिनेश को D मिला, दिनेश ही है ना, नहीं डेविड है, डेविड को D मिला और 1 प्लस 10/100 टू दी पावर 6। कितना आसान है, ये तो हो गया ना। बहुत आसान है, जगह बहुत कम है, क्वेश्चन इतना लंबा था कि जगह बचा ही नहीं सॉल्यूशन के लिए। कोई ना, हो जाएगा। ठीक है, अगर हम M ये निकालते, देखिए ये देखिए दोनों सेम है, सेम मटेरियल यहाँ भी है, सेम मटेरियल यहाँ भी है। अगर हम इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे कितना बचेगा? M इंटू 1 प्लस 10/100, यही बचेगा ना। यहाँ पावर 7 है, 6 है, तो और यहाँ क्या बचेगा? D। अगर हम रेशियो निकालें तो देखिए ये भी कटेगा 10 और ये 10 बार में। अगर यहाँ पे क्या आ गया? M इंटू 11/10 इज इक्वल टू D। तो यहाँ से M और D का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? M और D सी 10/11। इतना तो समझ में आ गया होगा। ये तो कुछ नहीं किया, बस काटे हैं। हाँ, तो ये रेशियो आ गया। मतलब महेश को कितना मिला? 10 और डेविड को कितना मिला? 11। और कुल अमाउंट कितना है? ये 25,200। मतलब 25,200 को इसी रेशियो में बांटना है। हो तो गया। तो 11 और 10 कितना होता है? 21। तो 21 का वैल्यू कितना दिया है? 25200। तो एक का वैल्यू कितना होगा? ये कितने बार में कटेगा? 14 बार में, मतलब 1400। तो पूछ रहा है कि डेविड को स्टार्टिंग में कितना मिला? डेविड को कितना मिला? 11। तो 11 में जब हम 1400 से, सही है ना, 21, अरे 14 नहीं होगा ना, 12 होगा, 12 बार में कटेगा। तो 11 में फिर 1200 से गुना जब कर देंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 132 पे 00। ठीक है ना, 132 पे 00।
ठीक, 11 × 12 132 होता है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसानी था, बस अमाउंट को इक्वल करना था। मान लिया कि महेश को स्टार्टिंग में m मिला और डेविड को स्टार्टिंग में d मिला, MD का रेशियो निकल गया और यहाँ से, तो क्वेश्चन ठीक था। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, A द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या B द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या का डबल है। मतलब A है, B है और आगे C भी है, तो C है। ठीक है, बोल रहा है कि डे, दिन की बात कर रहा है, डेज की। डेज A द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में जितना दिन लगता है, B द्वारा कार्य को समाप्त करने में वाले दिनों की संख्या से 2 गुना है। मतलब अगर B को 1 दिन लगता है तो A को कितना लगता है, 2 दिन, दिया है, 2 गुना है। ठीक है, आगे देखिए, C द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या B द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की आधी है। और C को जितना समय लगता है, हाँ देख रहे हैं ना, C को कार्य समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या B से क्या है, आधा है। ये C का B से आधा है, मतलब ये कितना होगा, हाफ। समझ में आ गया, A डबल B और ये। अगर हम इसको सबको 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अरे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो को 2 से डिवाइड कर लिए। ये डेज का रेशियो है। और जब भी हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें डेज से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब किससे होता है, इफिशियंसी से, मतलब क्षमता से। तो इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर दिन 4, 2, 1 में है तो इफिशियंसी क्या होगा, 1/4, 1/2 और 1/1। मतलब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, अगर हम इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2, 4। ठीक है ना, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा ना, गुने 4, यहाँ 4, गुने 4। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, ये हो गया इसका इफिशियंसी का रेशियो, 1, 2, 4। ठीक, इफिशियंसी हो गया। तो काम इफिशियंसी का ही होता है। अब देखिए, ए कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए, ए का एफिशिएंसी 1 है और कार्य को 12 दिन में कर सकता है। मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 12 × 1, मतलब टोटल वर्क 12। समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, यदि बी पहले दिन कार्य करता है, टोटल कार्य तो पता चल गया 12 है। यदि बी पहले दिन काम करता है, ए दूसरे दिन काम करता है, फिर ए काम किया, और सी तीसरे दिन काम किया, फिर सी काम किया, और फिर बी चौथे दिन काम करता है, फिर यही काम, अरे यहाँ सी होगा ना, सी, फिर वही, फिर बी, फिर इसी तरह आगे, फिर ए, फिर सी। तो पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल काम निकल गया। बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का एफिशिएंसी 2, मतलब ये 2 काम करेगा। ई का कितना है, 1, मतलब 1 काम करेगा। और सी का एफिशिएंसी 4, मतलब इतना। मतलब 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 4, 2, 6, 1, 7 काम हो जाएगा। ठीक है, 3 दिन में 7 काम। अगला दिन कौन करेगा, फिर अगला दिन फिर बी करेगा, और बी का एफिशिएंसी कितना है, 2। तो 3 दिन यहाँ और 1 दिन यहाँ, 4 दिन में कितना काम हो गया, 7 + 2, 9 काम। ये तो वर्बली हो जाएगा ना, 4 दिन में 9 काम। फिर अगला दिन ए करेगा, ए कितना काम करेगा, 1। तो दिन कितना हो गया, 5 दिन, और काम कितना हो गया, 10। ऐसे ही कर लेते हैं ना नॉर्मली, 5 दिन में 10 काम। ठीक है, 5 दिन में 10 काम, 2 काम और बचा है, क्योंकि टोटल काम 12 है। और सी 1 दिन में 4 काम करता है, और सी को करना कितना है, बस 2 काम। तो इसको कितना दिन लगेगा, हाफ डे, मतलब 5 दिन तो हो चुका है, और आधा और लगेगा सी को, मतलब 5.5, 5.5। समझ में आया। 3 दिन में तो 7 काम यहाँ हो गया। अब यहाँ देखते हैं, बी 2 करेगा तो 4 दिन में 7 और 2, 9 दिन, 9 काम हो जाएगा। फिर 1 दिन ए करेगा, और 1 दिन में 1 काम ये कर लेगा, तो 5 दिन में 10 काम हो गया। अब 4, ये सी 1 दिन में 4 काम करता है, लेकिन काम 2 ही बचा है, मतलब इसको हाफ डे लगेगा, मतलब 5.5। ठीक है, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। अगर कोई सॉल्यूशन यहाँ से देखना चाहे तो यहाँ से, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा, बाकी डाल देंगे। जो वीडियो देखेगा सॉल्यूशन भी उसी को समझ में आएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नितिन के पास इतना रुपया है, हाँ? उसने अपने पुत्रों परवीन ऋषि के बीच बांट दिया। उन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि परवीन और ऋषि को क्रमशः इतना और इतना वर्ष बाद समान अमाउंट प्राप्त हुआ। ये भी सेम क्वेश्चन है, पहले वाला ही जैसा। देखिए, इतना रुपया है, इसको प्रवीण और ऋषि के बीच डिवाइड करना है।
10% वहाँ भी था, 10% इंटरेस्ट यहाँ भी है, और बोल रहा है कि 17 और 18 वर्ष के बाद दोनों को इक्वल अमाउंट मिला। तो पूछ रहा है नितिन और प्रवीण को कितना रुपया स्टार्टिंग में, नहीं, नितिन ने प्रवीण को स्टार्टिंग में कितना रुपया दिया। सेम है, दोनों सेम है, दोनों सेम ही क्वेश्चन था। ये थोड़ा बस लैंग्वेज चेंज कर दिया है। एक यहाँ पे कौन है, प्रवीण है, और एक ऋषि है। तो प्रवीण को मान के चलिए स्टार्टिंग में P मिला, तो फिर P इंटू 1 प्लस रेट यहाँ भी 10 है टू दी पावर, और इसको कितना दिया 17 ईयर्स के लिए। प्रवीण स्टार्टिंग में है, क्रमशः लगा हुआ है, मतलब इसको 17 ईयर्स के लिए इक्वल टू, फिर वही R इंटू 1 प्लस 10/100 टू दी पावर, इसको कितना मिला 18 वर्ष के लिए। ठीक है, यहाँ भी वही है। फिर ये कटेगा, देखिए यहाँ पे 17 है, सेम टू सेम डाटा है, और यहाँ पे 18 है, मतलब 1 बचेगा, मतलब इधर P और इधर R इंटू 1 प्लस 10/100 यही बचेगा ना। मतलब P इज इक्वल टू, ये कटेगा, P इज इक्वल टू R इंटू क्या होगा 11/10। तो यहाँ से P और R का रेशियो निकालेंगे। R को यहाँ से हम हटाकर चाहे तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में ला सकता है, तो P/R कितना हो गया 11/10। ठीक है, मतलब P को 11 मिला और R को 10 मिला, टोटल कितना मिला 21, टोटल मिला 21, और 21 का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 1617। तो पूछ क्या रहा है, प्रवीण को कितना मिला, मतलब P को, P मतलब 11 पूछा है, तो 21 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितने बार में कटेगा, छोड़िए ना, काटेंगे नहीं, 1617/21। तो पूछ रहा है प्रवीण, प्रवीण मतलब 11 का वैल्यू। ठीक है, काटे, ये कटेगा, कटेगा तो 100%, कितने से कटेगा 7 से काट लेते हैं ना पहले, 7 से 3 बार में, 7 से, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, 77 इंटू 11 गुना करेंगे तो 7 714, आ तो गया 847। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम ही था, बाकी बढ़िया था। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये बहुत बढ़िया। कक्षा X में 3 सेक्शन है, सेक्शन A, B और C, और उसमें स्टूडेंट का जो संख्या है वो 5:4:7 में है। ठीक है, सेक्शन A, B, C में 15, 16 और नया स्टूडेंट आ गया। हाँ, अब रेशियो कितना हो गया 10:9:11 हो गया। तो पूछ रहा है कि नए प्रवेश के बाद अब X में, मतलब अब स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम थोड़ा इंग्लिश में भी क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, इसलिए इंग्लिश टर्म यूज कर रहे हैं समझाने के लिए। X में 3 सेक्शन है, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C। रेशियो कितना है 5:4:7। अब सेक्शन A में क्या हुआ, A में क्या हुआ 15 नया बच्चा आया, B में कितना आया +16 नया बच्चा आया, और C में कितना आया +9 बच्चा आया। तो रेशियो कितना हो गया 10:9:11। अब देखिए यहाँ पे अलग बच्चा आया, यहाँ पे अलग बच्चा, यहाँ पे अलग बच्चा। देखिए होता क्या है, यही क्वेश्चन अगर 2 में रहता, केवल A और B रहता, या कोई 2 रहता, तो 2 सॉल्व करना बहुत आसान होता है। लेकिन जब डाटा 3 में दे देता है ना, तो ये मुश्किल हो जाता है। 3 में दे दिया है तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया करना। चलिए देखते हैं, बहुत बच्चा से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 2 इसको बना लेते हैं, एक तरफ A को रख देते हैं, एक तरफ B और C को रख लेते हैं, क्योंकि हमें मतलब है टोटल से। पूछ रहा है ना कि X में विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब टोटल से मतलब है। हम रेशियो को कैसे भी इधर उधर कर देते हैं, तो हम A को एक साथ रखते हैं और B और C को एक साथ रखते हैं। तो A में कितना स्टूडेंट है 5, और B और C में टोटल कितना हो जाएगा 11। ठीक है, बोल रहा है कि A में कितना नया आया, A में नया आया 15, तो इसको A में +15 हुआ, और B और C, दोनों B और C एक साथ देख रहे हैं ना, तो B और C में 16 + 9 नया कितना आया 25। और अब रेशियो कितना हो गया, A का रेशियो हो गया 10, और B + C का रेशियो हो गया 20, 9 और 11। इस टाइप का तो क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, माइनस 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1110, मतलब इसका डिफरेंस निकाला जाता है, और इसका डिफरेंस फिर 25 में 10 से करेंगे तो 250, और माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई फिर ऐसे, और 15 में 20 से 300। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 10 का वैल्यू कितना आ गया 50। तो ये जो आता है वो स्टार्टिंग वैल्यू देता है, ये स्टार्टिंग वाला, ये स्टार्टिंग वाला। जब 10 का वैल्यू 50 है तो 1 का मतलब कितना होगा 5, और स्टार्टिंग में कितना था 5 + 11,
मतलब स्टार्टिंग में 16 था, तो 16 का वैल्यू कितना होगा 80। मतलब स्टार्टिंग में कितना स्टूडेंट था 80। इसी में पूछा रहता है कि शुरू में कितना स्टूडेंट था क्लास में, तो स्टार्टिंग में 80 स्टूडेंट था। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है कि नए प्रवेश के बाद, मतलब जो ये बच्चा आया तो इसके बाद अब कितना बच्चा है, तो इसमें नया ऐड कितना हुआ देखिए 15, देखिए 16 प्लस 9 25 और 25 और प्लस 15 40, मतलब 40 नया बच्चा आया। तो 80 तो पहले से था और प्लस 40 नया बच्चा आया, तो टोटल कितना हो गया 120। 120 आपका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे नया बच्चा पूछा था, अगर पुराना पूछता तो 80 आंसर होता। ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा है क्योंकि यहाँ पे 3 दिया था, अगर यही 2 चीज़ रहता तो बहुत आसान होता। ठीक, बाकी जो भी चीज़ दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना हो कमेंट में आप दे सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, चैनल के अबाउट में जाइएगा तो सारा कुछ है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे अभी हम मेंस इसके मिक्सर एलिगेशन का जो मेंस में जितने भी क्वेश्चन है 2017 से 2024 तक, वो मैंने वीडियो अपलोड किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जाकर देखिए। और बाकी जो भी चैप्टर हैं सबका मेंस का क्वेश्चन अभी अपलोड करने वाले हैं धीरे धीरे, तो चैनल से जुड़े रहें। एक सेल्समैन अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 खरीदे और 5 मुफ्त पाए, 25 खरीदो और 5 फ्री ले जाओ, ठीक है कि छूट स्कीम देता है, ये ऑफर दे रहा है और वह दावा करता है कि उसे एक नोटबुक का मूल्य 10 पड़ता है, लेकिन वास्तव में उसे इसका मूल्य 5 पड़ता है। देखिए दुकानदार बहुत तेज है, वो कहता है कि 25 खरीदो हम 5 आपको फ्री में देंगे, ठीक है, और वो ये भी कहता है कि मुझे नोटबुक का जो प्राइस है केवल 10 पड़ा है, लेकिन 10 नहीं पड़ा है, उसे इसका प्राइस 5 ही रुपया पड़ता है, मतलब वो 5 रुपये ही खरीद कर लाता है, लेकिन बोल रहा है ग्राहक को कि मुझे 10 रुपये पड़ता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके लाभ परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस बताए, मतलब प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है और डिस्काउंट भी निकालना है और दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई देखिए, ठीक है, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि 5 उसको ऑफ मिला कितने पे 30 पे, ये चीज़ समझ में आया, नीचे 30 होता है क्योंकि जब आप 25 खरीदते हो और 5 फ्री पाते हो तो आप घर कितने लेकर आए, अब तो घर 30 लेकर आए ना, 5 आपने खरीदा और 5 आपको फ्री में मिला, तो आपने टोटल कितना खरीदा, टोटल हमेशा नीचे होता है ना, तो टोटल तो आपने 30 मिला ना, आपको तो टोटल कितना मिला 30, समझ में आ रहा है ना। कोई बच्चा इसको 5/25 करेगा, ये गलत है, 5 तो 25 नहीं होगा, 5/30 होगा, क्यों, क्योंकि आपने घर 30 लाया, टोटल 30 है और 5 आपको फ्री मिला, ठीक है ठीक, तो देखिए 30 का कोई सामान 5 आपको डिस्काउंट मिला, मतलब आपको पड़ा कितना 25 में, ऐसे ही करते हैं ना, 30 का कोई सामान था 5 रुपये आपको डिस्काउंट मिला, मतलब पड़ा कितना 25 में। ठीक, अब देखिए एक नोटबुक बोलता है कि हमको 10 रुपये पड़ता है, लेकिन उसको पड़ता 5 रुपये ही है, मतलब दुकानदार को एक नोटबुक खरीदने में मात्र 5 रुपया ही लगता है, मतलब दुकानदार चूना लगाता है 5 रुपये का नोटबुक को, जो 5 रुपये का कोई नोटबुक है उसको 10 रुपया बोलकर बेच देता है, बोलता है कि मेरे लिए 10 रुपये का है, लेकिन 10 का नहीं है, वो रियलिटी में वो मात्र 5 रुपये में खरीद कर लाया है, मतलब 5 का सामान चूना लगाकर उसको 10 में बेच रहा है। तो देखिए 5 का सामान 10 में बेच रहा है तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट हो रहा है, और 30 का सामान 25 में बेच रहा है तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हम अगर निकालेंगे तो देखिए कटेगा 5 से 2 बार में, अरे इसको 5 से 5 बार में काटते हैं ना, और ये 0 से ये 0 काट लेते हैं, मतलब ओवरऑल 3 का सामान 5 में बेच दिया, 3 का सामान 5 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कितना हुआ 2/3 का, ठीक है 2/3 का प्रॉफिट हुआ, समझ में आया, ठीक 2/3 का यहाँ प्रॉफिट हुआ। इसको आगे देखते हैं, तो ये तो प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट परसेंट में तो इसको चेंज कर लेंगे बाद में, प्रॉफिट परसेंट निकल गया। अब देखते हैं कि डिस्काउंट कितना दिया, देखिए डिस्काउंट तो यही है 5 का कोई सामान है 30 घर लाया और 5 उसको डिस्काउंट मिला, मतलब डिस्काउंट मिला कितना 1/6, तो डिस्काउंट मिला 1/6, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट 2/3 और डिस्काउंट कितना 1/6, दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना होगा 6, 2 - 1 ठीक है ना, 2 - 1 होगा कि 4 - 1, 4 - 1 होगा ना, मीन्स 3/6, 3/6 मतलब 1/2,
और 1/2 मतलब क्या होता है, परसेंट में पूछ रहा है तो 50%। क्वेश्चन समझ में आया? बढ़िया था ना? अच्छा लगा तो लाइक करें। बढ़िया तो लगा होगा ना, एक क्वेश्चन बढ़िया था। यहाँ पे क्या निकाला मैंने, डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पे मैंने क्या निकाला, प्रॉफिट परसेंट, दोनों का डिफरेंस। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, आगे देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन के लिए कार्य करता है। ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है, मतलब पहले ए करता है, पहले कौन करता है आगे देखते हैं, जिसमें बी पहले दिन कार्य करता है। ठीक है, ए अकेला उसे 22 दिनों में कर सकता है। यदि कार्य इतना दिन में हो जाता है तो बी अकेले मूल कार्य का इतना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। लगता नहीं है जीडी का क्वेश्चन है। लगता है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। अभी तक जो भी किए हैं सब बढ़िया था। देखिए, ए और बी बारी बारी से काम करता है। बी पहले किया, तो देखिए बी पहले किया फिर ए किया, और टोटल कार्य कितना दिन में हुआ, 11.5 दिन में। 11.5 दिन में काम हुआ, मतलब खुद सोचिए कि बी 6 दिन किया होगा और ए 5.5 दिन किया होगा। हाँ, इसका मतलब यही है ना 11.5। उसको पूर्णांक में कर लिया ना, ये पूर्णांक डेसिमल में। समझ में आया? बी पहले काम किया, तो खुद सोचिए ना कि अगर 10 दिन काम हुआ होता, 10 दिन काम हुआ होता तो बी भी 5 दिन करता, ए भी 5 दिन करता। फिर जैसे काम 11 दिन हुआ, अगर कोई 11 काम करता तो पहले ये करता है, मतलब ये कितना काम करता 6 और ये करता 5, लेकिन काम कितना हुआ है 11.5, तो ये तो एक दिन कट लिया है ना। अब इसका टर्न है ना, तो आधा काम ये करेगा, मतलब बी 6 दिन करेगा और ए 5.5 दिन। इतना तो क्लियर होगा? ठीक है। बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझाते हुए चल रहा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है। बी 6 दिन किया और ए 5.5 दिन किया और काम खत्म हो गया। तो देखिए हम यहाँ पे अगर टोटल वर्क निकालें, टोटल वर्क कुल काम, तो बी कितना काम करता है, 6 दिन बी काम किया और 5.5 दिन ए काम किया, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, 6 दिन बी काम किया और 5.5 दिन ए काम किया, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ए अकेला उस काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है, और यही कुल काम ए काम करे तो 22 दिन में ये अकेला पूरा काम कर लेगा, तो ये भी टोटल वर्क हुआ। ए 22 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो ये भी टोटल वर्क हुआ। और बी 6 दिन काम करता है और ए 5.5 दिन काम करता है, तो भी काम खत्म हो जाता है, तो ये भी टोटल वर्क हुआ। मतलब दोनों इक्वल हुआ, तो यहाँ से निकल जाएगा ना। देखिए 6b = टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मेन टारगेट होता है कि हम इसके क्षमता को निकालें, इफिशियंसी को निकालें। तो 22a में से 5.5a घटाएंगे तो कितना होगा, 16.5a। ठीक है, तो यहाँ से हम a/b निकालते हैं, या b/a कुछ भी निकाल लें। अगर हम यहाँ से a/b निकालेंगे तो b के साथ 6 लगा है तो b के क्रॉस में 6 जाएगा, और a के साथ 16.5 तो a के क्रॉस में 16.5। हाँ, अगर इसको काटेंगे, काटने की ज़रूरत है? काटने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, हो गया। अब टोटल काम निकालना है। देखिए टोटल काम निकाल लेते हैं। देखिए ए टोटल काम ये है, टोटल काम ये भी है, टोटल काम ये भी है। तो अगर हम ए का वैल्यू और बी का वैल्यू यहाँ डालें तो यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से। तो यहाँ से हम नहीं निकालेंगे, ये थोड़ा लेंथी है, यहाँ से निकल जाएगा। देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 22 इंटू ए का एफिशिएंसी कितना है 6, तो टोटल काम ये हो गया। और बोल रहा है कि बी अकेले टोटल कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। मतलब टोटल वर्क ए है, इसका 3/4 करवाना है और बी से करवाना है, और बी का एफिशिएंसी कितना है 16.5। हो तो गया क्वेश्चन सॉल्व। टोटल वर्क कितना है 22 × 6 और उसका 3/4 भाग करना है, तो इंटू 3/4, और करना किससे है बी को, तो बी का एफिशिएंसी 16.5 काट लेते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व है। ए हटा लेते हैं ना, डेसिमल हटा के एक 0 डाल देते हैं। ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। पहले किससे काटें, 11 से काटते हैं, ये कट जाएगा 11 से 2 बार में, और 11 से 11 15 बार में। ठीक है, ये देखिए 15 से 30 कितने बार में, 2 बार में, और 2 × 2 4, और 4 से 4 गया, बचा कितना 6। मतलब 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। मतलब बी अकेला इस काम के 3/4 को 6 दिन में ख़त्म कर लेगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको लगा होगा कि वाह कुछ कर रहे हैं SSC GD। तो ये सब टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बहुत कम है।
हाँ, शुरू के 10-15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, फिर धीरे धीरे 30 क्वेश्चन है ना, तो इसमें भी 15 थोड़ा नॉर्मल ही है, लेकिन शुरू के 10-15 क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करने के लिए 10 पुरुष और या 15 महिला की आवश्यकता है। देखिए, अगर कोई काम 8 दिन में करना है तो या तो 10 पुरुष को लगा लो या तो 15 महिला को लगा लो। देखिए, यहाँ भी हम टोटल वर्क इक्वल करते हैं। टोटल वर्क देखिए, टोटल वर्क क्या है, या तो 8 दिन आप 10 मेल से काम करवा लो, 8 दिन या तो 10 पुरुष से काम करवा लो, या 8 दिन 15 महिला मतलब 15 फीमेल से काम करवा लो, तब भी काम हो जाएगा। बोल रहा है ना कि किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए 10 पुरुष या 15 महिला की आवश्यकता होती है। या तो 10 मेल उसे 8 दिन में ख़त्म कर लेगा, या तो 15 फीमेल उसे 8 दिन में ख़त्म कर लेगा। तो दोनों क्या होगा, टोटल वर्क ही होगा। यहाँ से काट लेते हैं ना, 8 से आपका 8 गया, 5 से 2 और 5 से 3, मतलब यहाँ मेल और फीमेल के रेशियो कितना आया, फीमेल के साथ 3 है तो ये क्रॉस में जाएगा, मेल के साथ 2 है तो नीचे मेल के क्रॉस में आएगा। ठीक है, मतलब मेल का एफिशिएंसी 3 और फीमेल का एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा निकाल लेते हैं, ये तो ज़रूरत पड़ सकता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, जैसे 8 × 10 और मेल कितना है, मेल 3, तो कितना आया 240। ठीक है ना, टोटल वर्क कितना आ गया 240। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि 12 दिनों में कार्य को पूरा करना है, 12 दिन में काम करना है, देखिए टोटल वर्क कितना है 240। अब इसको 12 डेज में ख़त्म करना है, 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करना होगा, 240/12 डेज में ख़त्म करना है, मतलब 20 काम करना होगा। एक दिन में कितना काम करना होगा, 20 काम। 20 काम में मेल भी करेगा और फीमेल भी करेगा। पूरा करने के लिए X पुरुष और Y महिला की आवश्यकता हो। देखिए, मेल कितना है X और फीमेल कितना है Y, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। देखिए, एक दिन में काम कितना करना है, 20 काम करना है, और X महिला है, नहीं X पुरुष है, X मेल है, तो देखिए एक मेल 3 काम करता है, एक मेल 3 काम करता है, तो X मेल कितना काम करेगा, 3X। ठीक, एक फीमेल 2 काम करती है, एक फीमेल 2 काम करती है, मतलब 2 एफिशिएंसी, मतलब 2 काम करेगा एक दिन में। तो Y महिला है तो Y कितना काम करेगी, 2Y, और दोनों मिलकर काम कितना करेगी, टोटल काम कितना है एक दिन में 20। तो हो तो गया, यही तो इक्वेशन है, 3x + 2y = 20। समझ में आया, एक दिन में काम कितना करना है, 20। X मेल है, मेल का एफिशिएंसी 3 है तो 3x, Y फीमेल है, फीमेल का एफिशिएंसी 2 है तो 2y, और = 20, क्योंकि एक दिन में 20 काम करना है। तो ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। जीडी के बच्चा से ये क्वेश्चन कैसे होगा बताइए, 10th लेवल का एग्जाम है, जीडी का बच्चा क्या ये कर पाएगा, बहुत ही रेयर बच्चा कर पाएगा। एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिला या 50 बॉयज एक दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, 2 पुरुष 5 लड़के एकांतर दिनों पे, मतलब अल्टरनेट डे पे काम करता है, और 6 फीमेल सभी दिन कार्य करती है। मतलब पुरुष महिला और लड़के अल्टरनेट डे पे है, लेकिन महिला डेली है। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करता है तो कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पहले दिया है, यहाँ पे भी टोटल वर्क इक्वल होगा। एक कार्य को 20 पुरुष, मतलब या तो 20 मेल या 30 फीमेल, या तो 30 फीमेल और या 50 बॉयज या 50 बॉयज एक दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक तो इंटू एक यहाँ भी करेंगे ना, इंटू ए 1 × 1 × 1 × तो 1 छोड़ो, हटाओ, इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है, कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको क्लियर कर ले, थोड़ा फ्रेश कर लेना। M, F और B का इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है, 100 है। मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है, 100 है। 100 माने इसका एलसीएम मान लेते हैं ना, 20, 30, 50 का एलसीएम कितना होगा, 300 एलसीएम होगा ना। तो मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है, 300 है। टोटल वर्क कितना है, 300 है, 300। ठीक है, तो मेल का एफिशिएंसी कितना होगा, मेल का टोटल वर्क हम 300 माने, तो इसका मतलब ये है ना कि 20m = 300। तो m = कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 15। तो m = कितना हो जाएगा, m का एफिशिएंसी 15,
एफ का एफिशिएंसी कैसे हो जाएगा, 300 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 10, और बॉयज का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 50 से कितने बार में, 6 बार में ना, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, टोटल वर्क कितना मान लिया 300, एफिशिएंसी तीनों का निकल गया। अब जो भी पूछेगा निकाल लेंगे। बोल रहा है कि 2 पुरुष और 5 लड़का अल्टरनेट डे पे, मतलब एक दिन फर्स्ट डे 2 पुरुष मतलब 2 मेल काम करता है, और सेकेंड डे 5 बॉयज काम करता है, लेकिन और 6 महिला सभी दिन कार्य करती है, लेकिन 6 फीमेल इसके साथ भी काम करता है और 6 फीमेल इसके साथ भी काम करती है, ठीक है। ये अल्टरनेट डे है, फर्स्ट डे एक काम किया, सेकेंड डे एक काम किया, लेकिन जो महिला है वो सब दोनों डेली काम कर रही है, ठीक है। यदि पुरुष पहले दिन काम करता है, मेल पहले दिन काम करता है, ठीक है, तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए मेल का एफिशिएंसी कितना है 15, और 2 मेल है तो कितना 30, और 6 फीमेल है तो कितना, एक फीमेल 10, तो 6 फीमेल 60, मतलब ये एक दिन में 90 काम करेगी, ठीक है, 90। बॉयज का कितना है 6, तो 6 5 जा 30, और प्लस फीमेल का 10 है तो कितना होगा 60, यहाँ पे भी कितना काम होगा 90, मतलब 90 काम यहाँ 90 काम यहाँ, मतलब 2 दिन में, एक दिन यहाँ एक दिन में, 2 दिन में 90 काम हो गया, ठीक है। 2 दिन में 90 काम हुआ, तो फिर अगर ये सेम काम करे तो 2 दिन में 90 काम, तो एक दिन में कितना 45, तो काम कितना करना है 300, तो 300 में कितना काम लगेगा, कितना गुना है ये, ऐसे कर सकते हैं ना। ये तो दिखने से लग रहा है कि 3.5 गुना है, 45 3.5 नहीं, कितना होगा ठीक है ना सब, एक दिन यहाँ, 2 दिन में 90, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए 2 दिन में 90, एक दिन में 45, काम कितना करना है 300 ही काम है ना, 300 कितना गुना है, काट के देख लेते हैं ना कितना गुना है। अगर 5 से काटेंगे तो 5 से 9 बार में, और 5 से और 6, 3 से काटेंगे 3, और 3 से काटेंगे तो 20, ये कितना गुना है 20/3, 20/3 आ रहा है 10 बटा अबे ठीक है ना, 5 9 45 5 36, कहीं गलती हुआ क्या, दो दिन में 180 काम होगा ना, ओ यहाँ गलती कर रहे हैं, देखिए 90 काम यहाँ 90 काम यहाँ, तो 2 दिन में 180 काम होगा ना, एक दिन में कितना काम होगा 90, और काम कितना करना है 300, हाँ एक दिन में 90 काम, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना 270, अब ऐसे कर लेते हैं ना सिंपल। 2 दिन में देखिए एक दिन यहाँ एक दिन यहाँ, तो 2 दिन में 90 90 180 काम होगा ना, हम 90 मान रहे थे, ठीक है। तो एक दिन में कितना होगा 90, तो 3 दिन में कितना 270, काम कितना करना है 300, जब एक दिन में 90 काम होता है और 270 तो ऑलरेडी हो गया, करना कितना है 30, तो एक दिन में 90 काम होता है, तो 30 काम करने के लिए 1/3 दिन लगेगा, तो 3 यहाँ 1/3 यहाँ है, तो 3 1/3, ठीक है। समझ में आ गया, नॉर्मल ही था, यहाँ पे फंस गया था, सिली मिस्टेक। समझ में आया, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। 33 मिनट हो गया, वीडियो लंबा जा सकता है 1.5 घंटा तक। राजेश्वर एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। वे सभी एक साथ शुरू करता है, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है और विक्रम 3 दिन पहले छोड़ देता है। ये थोड़ा ईजी है, इसको फट से करते हैं। राजेश्वर 12 दिन में, विक्रम 6 दिन में और टाइगर 15 दिन में। इसका एलसीएम 90 की 60 होगा ना, 12 से 5, 6 से 10 और 15 से 4। क्या बोल रहा है कि वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद छोड़ देता है। ये राजेश्वर है, ये राजेश्वर बोल रहा है कि 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो ऐसा करते हैं ना कि 2 दिन बाद छोड़ा है, तो इसको ऐसा करते हैं कि पहले ही इसको 2 दिन पहले ही भगा देते हैं। अगर ये पहले ही छोड़ देता, मतलब एक दिन में ये 5 काम करता है, तो 2 दिन में 10 काम किया होगा, तो इसको ऐसा करते हैं ना, इसको शुरू से ही भगा देते हैं। मतलब इसका काम 10 है ना, तो 10 घटा देते हैं। मतलब हम ये मानकर चलता है कि इसने काम किया ही नहीं। राजेश्वर, नाम राजेश्वर ही है ना, हाँ, राजेश्वर ने काम किया ही नहीं। 2 दिन जो काम किया था उसको साइड कर दिए, 10 माइनस कर दिए, मतलब राजेश्वर को हम यहाँ से भगा दिए, ठीक है।
विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। देखिए विक्रम काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा है, तो ऐसा करते हैं ना कि 3 दिन इसको हम और करवा देते हैं। अगर हम 3 दिन इससे विक्रम से और काम करवा दें तो शुरू से लास्ट तक बना रहेगा। एक दिन में ये 4 काम करता है, विक्रम है ना, विक्रम एक दिन में 10 काम करता है। 3 दिन पहले ये छोड़ा है, तो 3 दिन अगर ये और काम करता तो काम कितना करता, 30 काम कर देता। मतलब टोटल काम कितना हो गया, 80। और 80 में काम किया कौन, विक्रम शुरू से अंत तक, और टी से क्या था, टाइगर शुरू से अंत तक। ठीक है, राजेश्वर को तुम पहले ही भगा दिया, जो भी काम किया था उन्होंने 2 दिन में उसको भगा दिया। विक्रम लास्ट में छोड़ा है, लेकिन हम मान लिए हैं कि वो छोड़ा नहीं है। अगर वो 3 दिन रहता तो 30 काम करता, तो इसको ऐड कर लिए, तो टोटल काम 80 हो गया। और टाइगर तो कहीं गया ही नहीं। अब 80 काम को किया कौन, इसका तो कहानी साफ है, ये किया और ये किया, मतलब 10 और 4 14 एफिशिएंसी के साथ। 2 से कटेगा 40 बार में और 2 से कटेगा 7 बार में, कितना होगा 5/7। ठीक है, क्वेश्चन ईजी था, समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, ताकि इसमें अच्छे अच्छे बच्चे, जो भी जीडी के भी बच्चे देख रहे हो तो उसको भी अच्छे से समझ में आए। बाकी सीजीएल सीएचएसएल वाले को तो इजीली समझ में आ जाएगा। मनोज शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। ठीक है, ए से बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को सामान्य स्पीड से इतना पर चलाता है तो वह शहर बी तक 36 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कारें समान चाल से चलाता तो शहर ए शहर बी से यात्रा करने में उसे कितना मिनट लगता। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वो अपनी सामान्य स्पीड, मतलब जो उसका यूजुअल स्पीड है, उससे वो 1/5 चाल से चलता है। अगर उसका मान के चलिए यूजुअल स्पीड, मतलब स्टार्टिंग में उसका स्पीड अगर 5 रहा होगा तो वो चलता किससे है, 1 से। हाँ, अगर इसका सामान्य चाल 5 है तो बोल रहा है कि 5 का वो 1/5 से चलता है, तो 5 का 1/5 कितना होगा, 1। तो वो चलता किससे है, 1 स्पीड से। तो ये स्पीड का रेशियो है चाल का। और टाइम का अगर हम रेशियो निकालें तो इसका जस्ट उल्टा होगा, 5/1। तो यहाँ ठीक है, स्पीड का अगर 5:1 है तो टाइम का कितना होगा, 1:5। ये तो आपको पता होगा। डिफरेंस कितने का, 4 का। और यहाँ पे बोल रहा है कि 36 मिनट देरी से पहुँचता है, तो रेशियो के अनुसार टाइम में डिफरेंस 4 का, और यहाँ पे कितना दिया है, 36 का। 4 का मतलब 36, मतलब 1 का मतलब 9, तो टाइम 1 का मतलब कितना, 9 मिनट। ठीक है, तो इसका यूजुअल जो टाइम था वो कितना था, 9 मिनट। तो यही तो पूछ रहा है कि यदि मनोज अपनी कारें समान चाल, मतलब यूजुअल स्पीड से चलता तो ए से बी तक यात्रा करने में उसका कितना मिनट लगता, तो 9 मिनट लगता। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसको कितना समय लगता, 9 मिनट। अभी कितना लग रहा है, 1 का मतलब 9, तो 5 का मतलब 45, तो उसको अभी कितना लग रहा है, 45 मिनट। ठीक, तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसको तो बाकी अभी और आगे हार्ड मिलेगा, बीच बीच में मिक्स है। ये भी ठीक ठाक है। 2 स्टेशन ए हैं, ए और बी, कितना किलोमीटर है, 370 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे निकलता है पर चलता है, और बी की ओर, ये इधर जा रहा है बी की ओर 20 के स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी से 10 बजे यहाँ से निकलता है, और ट्रेन ए की ओर और इधर जा रहा है कितना के स्पीड से, 50 के स्पीड से। बोला है वो किस समय एक दूसरे से मिलती है, कब मिलेगा। तो देखिए पहले तो ये गलत है, ये 9 बजे चल रहा है, ये 10 बजे चल रहा है, तो दोनों के बीच भेदभाव क्यों, दोनों के बीच भेदभाव क्यों। हम इसको भी 10 बजे चलाते हैं ना, इसको भी हम 10 बजे चलाते हैं, तो होगा क्या, देखिए होगा क्या, 9 बजे यहाँ है ये, और इसका चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो ये 10 बजे यहाँ आ गया और ये चला कितना, 20 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कितना बचा, अब डिस्टेंस कितना बचा, अब बचा मात्र 350। समझ में आया, आ गया होगा ना। 20 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो 9 बजे से 10 बजे तक 20 किलोमीटर चल लिया, तो अब बचा कितना, 350 किलोमीटर। अब 10 बजे ये यहाँ है, ये यहाँ है, दोनों के बीच कितना दूरी है, 350। ये चल रहा है 20 के स्पीड से, ये चल रहा है 50 के स्पीड से, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो पूछ रहा है कि किस समय एक दूसरे से मिलेगा, मतलब समय पूछ रहा है, टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड।
दोनों के बीच स्पीड डिस्टेंस कितना बचा है? 350, 350। और स्पीड कितना होगा? स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड होगा। ये 20 के स्पीड से चल रहा है, ये 50 के स्पीड से, मतलब कितना? 70। काटेंगे कितना आएगा? 5, मतलब 5 घंटा इसको लगेगा। अब ये स्टार्ट किया था 10 बजे और इसको 5 बज गया, मतलब 10 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15। और 15 बजता है रेलवे स्टेशन में, मतलब उसका मतलब 12 + 3, मतलब 3 बज रहा है दोपहर का। अगर रेलवे स्टेशन पे आप है और 15 बज रहा है, 15 मतलब कितना होता है? 3 बज रहा है। तो ये भी क्वेश्चन नॉर्मल ही था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ये बच्चे को थोड़ा परेशान किया होगा। टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और सर्किल बनाएंगे। ठीक, मेरा छोटा मोटा बोर्ड डिजिटल बोर्ड से कम नहीं है। हाँ, ये 800 मीटर लंबी एक सर्कुलर ट्रैक है, दौड़ है। राम और मोहन एक ही समय पर एक ही स्थान से 25 के स्पीड और 40 के स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता है और दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ता है, तो कितने समय बाद वो फर्स्ट टाइम मिलेगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। 800 मीटर लंबा ट्रैक है, हाँ, और राम और मोहन यहाँ से दौड़ता है, यहाँ से राम भी दौड़ता है और यहाँ से मोहन भी दौड़ता है, और बोल रहा है कि दोनों एक ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों मान के चलिए इधर ही दौड़ रहे हैं। एक का स्पीड कितना है? 25 मीटर प्रति सेकंड और एक का स्पीड कितना है? 40 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों पहली बार कब मिलेगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। देखिए 800 मीटर का ट्रैक है और हम पहले राम का निकालते हैं। राम का देखिए 800 मीटर का ट्रैक है, हाँ, और ये 25 के स्पीड से जा रहा है, तो इसको एक ट्रैक पूरा करने में, एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगेगा? टाइम, आर का टाइम निकालते हैं। आर का टाइम कितना लगेगा? ये 3 बार में कटेगा और 2 32 मीटर पर सेकंड है, मतलब सेकंड। ये समझ में आया? 32 सेकंड 25 के स्पीड से चल रहा है और 800 मीटर का राउंड है, मतलब राम को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा? 32 सेकंड। अब हम आगे देखते हैं। मोहन है ना एक, मोहन को कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस कितना जाना है? 800 मीटर, और इसका स्पीड कितना है? 40 का स्पीड है, तो इसको कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। ठीक है, तो मोहन को कितना टाइम लग रहा है एक ट्रैक को कवर करने में, मतलब एक ट्रैक को पूरा करने में 20 सेकंड लग रहा है, और राम को कितना लग रहा है? 32 सेकंड लग रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि दोनों पहली बार कब मिलेगा। देखिए राम दौड़ रहा है, राम एक राउंड लगा रहा है 32 सेकंड में, और मोहन एक राउंड लगा रहा है 20 सेकंड में, तो दोनों कब मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अभी आपने पढ़ा होगा ना कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि राम एक चक्कर लगाता है 32 सेकंड में और मोहन एक चक्कर लगाता है 20 सेकंड में, तो दोनों पहली बार कब मिलेगा? तो इसका क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, ये चीज़ हमें पता नहीं था तो निकाल लिया है ना। राम 32 सेकंड में एक राउंड, मोहन 20 सेकंड में एक राउंड। एलसीएम 32 और 20 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 32 मीन्स क्या होता है? 4 × 8, और 20 मीन्स क्या होता है? 4 × 5। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? सारा फैक्टर ले लेते हैं, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, तो 4 ले लेंगे, और यहाँ 8 है, 8 ले लेंगे, और यहाँ 5 है तो 5 ले लेंगे, मतलब 8 × 5 = 40 और 160 सेकंड में फर्स्ट टाइम मिलेगा। ये कोई बोर्ड देखेगा कचरा कहेगा क्या करके रखा है कचरा, बाकी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो वीडियो देखे उसी को समझ में आना चाहिए, बाकी किसी को नहीं, ऐसा नोट्स होना चाहिए। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। देखिए 13 नंबर है, 13 संख्या का एवरेज कितना है? 57 है। उसमें से फर्स्ट 3 संख्या का एवरेज कितना है? 48 है, और अगला जो 7 संख्या है उसका एवरेज कितना है? 58 है। जो 11th नंबर है वो 12th नंबर का डबल है, और जो 12th नंबर है वो 13th नंबर से 3 कम है, तो 11th और 13th नंबर का एवरेज कितना है? मस्त क्वेश्चन, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करेंगे। ठीक है, मेरा हाथ दर्द करने लगा। 13 नंबर है, 13 नंबर का एवरेज कितना है? 13 का एवरेज 57 है। देखिए इसको हम याद कैसे कर सकते हैं ना कि 13 × 57, फिर 3 का इतना है तो 3 × 48, फिर अगला 7 का इतना है तो 7 × 58। एक तो ये तरीका होता है, तो ये भी बढ़िया है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, इससे शॉर्टकट थोड़ा करेंगे। हाँ,
ये थोड़ा एडवांस है, सबको समझ में आया है। देखिए 13 संख्या का औसत कितना है 57, 57, और फर्स्ट 3 का औसत कितना है 48। मतलब यहाँ पे कम रहा है, होना चाहिए 57 लेकिन है कितना 48, मतलब कम है। कितना कम है -9 है, ठीक है, -9 है, 9 ही है ना, 17 में से 9, ठीक है। और टोटल नंबर कितना है 3, तो यहाँ पे टोटल लॉस कितना हो गया -27 का लॉस हो गया। समझ में आया? होना चाहिए 57 लेकिन है 48 और 3 नंबर है तो 27 का लॉस। जो अच्छे से पढ़ा होगा एवरेज उसको समझ में आ जाएगा। और अगला जो 7 संख्या है उसका एवरेज 58 है। होना चाहिए 57 लेकिन है कितना 58, मतलब +1 है, और टोटल नंबर कितना है 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +7 का बेनिफिट मिलेगा इसको। हाँ, मतलब ओवरऑल अभी भी क्या है, ओवरऑल अभी भी -20 है, ठीक है, अभी भी -20 है। समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से 3 तो यहाँ हो गया और 7 यहाँ हो गया, तो 10 नंबर का तो कहानी खत्म। टोटल नंबर कितना है 13। अब कितना बचा 3 नंबर, 3 ही बचा ना, 3 तो यहाँ हो गया, 7 यहाँ हो गया, 10 हो गया, टोटल 13 नंबर है, मतलब 3 बचा। अब 3 कौन कौन बचा है, 11वीं नंबर, 12वीं नंबर और 13वीं नंबर, ये 3 बचा। 3 का एवरेज होना चाहिए कितना 3 × 57, मतलब गुना करेंगे तो 3 7 21 के 1 2 3, 3 7 21 3 5 15 16 17 171, इतना ही होना चाहिए ना। सबका एवरेज 57 है तो इसका भी 57 होना चाहिए। लेकिन -20 ये माइनस में था, ये जो नंबर था माइनस में था, ये जो नंबर था 3 और 7 ये -20 माइनस में था, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको प्लस होना होगा तभी तो बैलेंस होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 191। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 11th नंबर प्लस 12th नंबर और प्लस 13th नंबर, ये सारा मिलाकर कितना है 191। अगर मल्टीप्लाई करके करेंगे भी तो उतना ही आएगा। 13 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे तो इतना ही आएगा। मतलब इस तीनों का सम कितना है 191। समझ में आया? ये 20 माइनस में था ये दोनों, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इस 3 को देख रहे हैं ना, इस 3 को 20 देना होगा तभी बैलेंस होगा। अब बोल रहा है जो 11वीं नंबर है 12वीं का डबल है, जो 11वीं नंबर है 12वीं का डबल है। अगर हम इसको x मानते हैं तो ये डबल है, मतलब 2x है, ठीक है। और 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है, और ये 12वीं संख्या है वो 13वीं से ये 3 कम है, तो इसमें से हम क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। देखिए 12वीं संख्या 13वीं से 3 कम है कि नहीं, ठीक है। और तीनों का सम कितना है 191, तो तीनों का सम निकालेंगे तो 2x 3x और 4x, 4x + 3 बराबर 191। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 191 में से 3 गया तो 188/4, तो 4 4 चुका 16, 47 होगा ना, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि 11वीं नंबर और 13वीं का औसत, तो 11वीं कितना है 2x और 13वीं कितना है x + 3 और इसका औसत मतलब 2 से डिवाइड, तो 2x और x कितना 3x, यार जगह कम है, 3x + 3/2, x के जगह पे 47 रखेंगे तो कितना होगा, यहाँ कर लेते हैं। जब 3 में 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, अगर 50 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो 150, 150 में से 9 घटा देंगे 141 + 3/2, 143 3 144 में से कितना होगा 72, हाँ ठीक है 72 72। बोर्ड छोटा है थोड़ा इसीलिए इधर उधर करना पड़ रहा है और हम देखते थोड़ा बराबर है। बाकी समझ में आ जाएगा और हमें फेयर सजाना नहीं है, ठीक है। अभी बहुत क्वेश्चन बचे हैं, पढ़ते रहिए मजा आएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। रवि कुल कार्य का 1/4 1/4 कितना दिन में करता है 15 डेज में, 1/4 15 डेज में, तो ये रवि है वो टोटल काम कितना दिन में करेगा 60 डेज में। अगर वो 1/4 15 दिन में करता है तो पूरा करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो एक काम कितना दिन में करेगा 60 दिन में, ठीक है। छवि मतलब CH
1/3, 1/3 कार्य 18 दिन में, तो टोटल 18 में 3 से गुना करेंगे। और धनी आधा काम 24 दिन में, तो धनी पूरा काम कितना 48 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एलसीएम हम नॉर्मल निकाल लेते हैं ना। 60 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 10, 54 में 6 आ गया तो यहाँ पे 9 होगा, और 48 में 6 आ गया तो 4। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया। अब इसका एफिशिएंसी निकालते हैं। आर का 60 आ गया, मतलब 60 आ गया तो कितना होगा, 9 4 जा, यहाँ पे 54, 9 और 6 में 54 हो गया, तो बच कितना गया 40, और 48 कहाँ से आएगा, यहाँ से 4 आएगा, 48 कहाँ से आएगा भाई। हाँ, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, 24, और यहाँ से 2 ले लेंगे तो 48, तो बचेगा कितना, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, मतलब यहाँ 45। ये चीज़ समझ में आया कैसे हुआ। ये चीज़ बढ़िया था। हाँ, एलसीएम कैसे निकालते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ धीरे धीरे होगा। ठीक, तो ये इसका क्या आ गया, एलसीएम निकाल लिए, और ये एफिशिएंसी आ गया। पूछ क्या रहा है, रवि, छवि और धनी एक साथ मिलकर 3/4 काम को कितना दिन में करेगा। टोटल काम कितना है ये, और काम कितना करना है इसका 3/4, मतलब 6 × 10 × 9 × 4 का 3/4 करना है। ठीक है, और तीनों मिलकर करेगा, मतलब ये तीनों मिलकर करेगा। 6 5 11 का 1, 4 4 8, 3 11 1 12, 121। नीचे कितना होगा, 4 से 4 कटेगा, नीचे कितना होगा 121, और नीचे 121 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, ठीक है, नीचे 31 कभी नहीं हो सकता, 121 में 31 नहीं है, 103 कभी नहीं हो सकता, 78 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे 121 है, एक ही ऑप्शन था। बाकी आप गुना भाग कर सकते हैं। ज़्यादा बोलने से खांसी होने लगती है मुझे, अभी ज़्यादा पढ़ाने का हैबिट नहीं है ना। एक टाइम था जब 7-7 घंटा पढ़ाते थे 9th-10th के बच्चे को, हाँ, लॉकडाउन से पहले। फिर लॉकडाउन लगा, सारा कुछ ख़त्म हुआ, फिर हम खुद जॉब में आ गए, और अब फिर से शुरू किए पढ़ाना। लॉकडाउन से पहले मैं 7 घंटा 9th-10th के बच्चों को प्रैक्टिस हो गई थी, अब तो नहीं है। 1 घंटा बोलने के बाद ही खांसी होने लगा, गला से आवाज़ निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पे, मतलब समान रेट पे 5400 की राशि निवेश करता है और गोपाल इतना राशि निवेश करता है। अमित इतना इन्वेस्ट किया और गोपाल इतना इन्वेस्ट किया। 3 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से इतना ज़्यादा मिला, तो वार्षिक इंटरेस्ट पूछ रहा है। बहुत आसान है। देखिए 3 साल में अगर 840 मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा, 280, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 280। इंटरेस्ट में डिफरेंस, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला मूलधन प्रिंसिपल, और बोल रहा है कि गोपाल को अमित से इतना ज़्यादा मिला, मतलब गोपाल को ज़्यादा मिला, मतलब प्रिंसिपल गोपाल का मान लेते हैं जी, प्रिंसिपल इंटू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम कितना है 1, 3 ईयर्स का दिया था तो 1 ईयर्स का निकाल लिया, मतलब 1, रेट नहीं पता, डिवाइड बाई 100। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना, अमित का ए मानते हैं, अरे ए क्यों माने, ये तो दिया हुआ है। गोपाल का कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, गोपाल का कितना है 9400, और अमित का कितना है 5400। इसको हटा देते हैं, अब इसका कहानी खत्म। मूलधन इंटू समय कितना 1 साल इंटू रेट बाई 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इधर कितना बचा 280, इधर बचा 94R माइनस 54R, 280 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 40R, तो R बराबर कितना आ जाएगा 7। रेट कितना है 7, समझ में आ गया। दोनों के ब्याज का अंतर दिया ना, मतलब ब्याज का अंतर है, और ब्याज का अंतर कैसे आएगा, इसके ब्याज में से इसका ब्याज घटा देंगे, सिंपल क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं। कितना क्वेश्चन बचा अभी? 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे भाई अभी तो आधा ही हुआ है, लेकिन आगे इजी इजी है, ये तो फटाफट होगा। ये सब इजी इजी है, जो था स्टार्टिंग में ही था। देखिए बहुत इजी होगा। कोई ट्रेन 40 के स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वो अगर 45 के स्पीड से चलता है तो 4 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ट्रेन द्वारा यात्रा करने में सही समय ज्ञात कीजिए। ये सब तो आसान है। देखिए स्पीड का रेशियो क्या दिया है, देखिए अगर कोई 40 के स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर 45 के स्पीड से चलेगा तो उसको 4 मिनट देरी होता है, प्लस होगा ना 4 मिनट, दोनों में लेट ही हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम काटे इसको तो 5 से कटेगा 8 बार में और 5 से 9 बार में। स्पीड का रेशियो कितना है? 8:9। टाइम का रेशियो कितना होगा उल्टा इसका? 9:8। टाइम में अंतर कितना? 1 यूनिट का। और यहाँ पे अंतर कितना? देखिए पहले 10 मिनट देरी होता था, अब 4 मिनट देरी होता है, मतलब अंतर कितने का? 6 मिनट का। ठीक है, पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने में सही समय है। तो देखिए 1 यूनिट मतलब 6 मिनट, तो 9 यूनिट मतलब 9 में 6 से गुना करेंगे 54 मिनट। 54 मिनट का उसको टाइम लगता है, ये टाइम है ना, और 10 मिनट उसको लेट है, वो लेट है। बोल रहा है ना कि अगर 40 के स्पीड से जाता है, मतलब अगर उसको 54 मिनट लगता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अगर वो 44 मिनट पे पहुँचे तो सही समय पे पहुँच जाएगा। 10 मिनट लेट है ना, 54 में से 10 घटा देंगे, 44 आंसर। या ये भी कर सकते हैं, 1 यूनिट का मतलब 6, तो 8 यूनिट का मतलब कितना? 48। ठीक है, अब देखिए अब 48 मिनट उसको लगता है, लेकिन अब कितना लेट है? 4 मिनट, तो 4 मिनट घटा देंगे तो यहाँ से भी 44 ही आएगा। दोनों तरफ से सेम आंसर आता है। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पानी पी ले, क्योंकि अब मेरे से आवाज़ निकल नहीं रहा है। मेरा गला जाम हो चुका है, तो 1 मिनट वेट कर लीजिए बस। आई एम बैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी आसानी है। यदि घनाभ का लंबाई दोगुनी, मतलब लेंथ डबल कर दे, 12 कर दे, ऊंचाई आधी, हाइट को आधा कर दे, और चौड़ाई तिगुनी, बी को कितना कर दे? 3b कर दे, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन होता क्या है? v बराबर, आयतन बराबर क्या होता है? l इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे अगर हम v निकालें तो क्या होगा? l इंटू बी इंटू एच। और यहाँ पे अगर v निकालें तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो l इंटू बी इंटू एच, तो 2 से 2 कट गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3lbh। पहले lbh था, अब हो गया 3lbh, मतलब आयतन कितना गुना हो गया? 3 गुना 3b। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इजी था। आगे थोड़ा इजी इजी है। टॉप क्वेश्चन स्टार्टिंग, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए जब इतना इतना और इतना को सबसे बड़े नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में इक्वल रिमाइंडर बचता है, समान शेषफल बचता है। तो x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए बोल रहा है कि 7516 है, 7635 है और 7992 है। जब इसको सबसे बड़ा नंबर x से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। आपने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा होगा कि जब प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो हम क्या करते हैं? इसका डिफरेंस निकालते हैं, फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं, फिर इसका डिफरेंस निकालते हैं, और उसका एचसीएफ निकालते हैं।
वही क्या होता है, आंसर होता है। तो करते हैं, अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 119। इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 12 में से 5 गया 7, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 6 गया 3, और इसका डिफरेंस निकालते हैं पूरा बड़ा यहाँ से, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 5 गया 4। तो नंबर कितना आया, 119, 357 और 476। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF इसका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं ये 119 है और ये कितना है, 3 टाइम है 119 का, और ये क्या है 4 टाइम्स है 119 का। मतलब इसका HCF कितना होगा, 119। इस नंबर का HCF कितना होगा, 119। देख रहे हैं ना, ये 3 टाइम्स है और ये 4 टाइम्स है, मतलब 119 HCF। तो x का वैल्यू क्या होगा, 119। और बोल रहा है x के अंकों का गुणनफल, इसके नंबर का मल्टीपल पूछ रहा है। तो 9 × 1 × 1 तो कितना होगा, 9। सिंपल बट बढ़िया था। ये सब देख रहे हैं ना, फटाफट हो रहा है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। एक अर्ध गोला कटोरा है, लेकिन टाइप बढ़िया है, क्वेश्चन बढ़िया है, और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो एक बार में बच्चा थोड़ा परेशान हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, इसीलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले से कर लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। एक अर्ध गोला कटोरा है, ये भी टेक्नोलॉजी का यूज करें, दिया है क्या इस तरह का, नहीं दिया है, यही 2D दिया है ना, 3D नहीं दिया। एक अर्ध गोला कटोरा है, ये कटोरा है, अबे यार ये कटोरा है, ठीक है। इसका आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसको अंदर से भी पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। तो देखिए, अगर कटोरी को आप अंदर से पेंट करते हैं तो आप कितना एरिया पेंट करेंगे 2πr², क्योंकि अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर, इसका मतलब क्या है, अर्धगोला मतलब हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो होता है ना कर्व सरफेस एरिया, वो कितना होता है 2πr²। और अगर हम बाहर से पेंट करेंगे तो बाहर से भी हम कितना पेंट करेंगे 2πr²। मान लेते कि कटोरी का जो ये कोर है ना, किनारा, वो बहुत पतला है और होता भी पतला है। तो अगर हम अंदर से पेंट करेंगे तो भी 2πr², बाहर से पेंट करेंगे तो भी 2πr²। तो टोटल हम पेंट कितना करेंगे 4πr²। यही तो निकालना है, 4 की जगह 4, पाई की जगह 12/7 और r² मतलब, इसका मतलब क्या होता है 7/2। तो 7/2 × 7/2, 7 से 7 गया, 2 4 से 4 गया, कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना एरिया पेंट होगा। लेकिन पूछ रहा है कि कॉस्ट, देखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 15 रुपीज़। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा 15/10, और एरिया हमारा आया कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा इतना × 154। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 77, कितना होगा, गुना करेंगे 3 से 21 के 1 2 3 से 23 231 ना। क्वेश्चन ईजी ही था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आता है ना क्वेश्चन एग्जाम में, तो एग्जाम का प्रेशर में गलत हो जाता है। वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिसे इतना और इतना को डिवाइड करने पे इतना और इतना रिमाइंडर आता है। देखिए बड़ा से बड़ा नंबर, जब भी बड़ा से बड़ा नंबर बोलता है ना, तो उसमें क्या निकालते हैं HCF। HCF मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़ा से बड़ा। और जब भी बोलता है वो छोटा से छोटा नंबर, छोटा से छोटा, तो इसमें क्या निकलता है LCM। LCM मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बड़ा से बड़ा आता है तो उसमें क्या निकालते हैं HCF। अब देखिए बोल रहा है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिससे हम इतना और इतना को डिवाइड दें तो 1 रिमाइंडर और 3 रिमाइंडर आता है। अगर हम किसी नंबर को 406 किसी नंबर से 406 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। 1 आता है मतलब वो नंबर 405 को पूरा डिवाइड कर देगा। 1 रिमाइंडर आता है मतलब अगर 1 घटा दें तो पूरा 405 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर हम 1388 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना देता है 3। अगर हम इसमें से 3 माइनस करें तो ये 1385 को पूरी तरह डिवाइड कर देगा।
मतलब हमें वैसा नंबर ढूंढना है जो इसको भी पूरी तरह डिवाइड कर दे और इसको भी पूरी तरह डिवाइड कर दे, क्योंकि एक रिमाइंडर आता था वो हम हटा दिए, 3 रिमाइंडर आता था वो भी हटा दिए, मतलब इसको और इसको डिवाइड करना चाहिए। क्या 20 इसको डिवाइड करेगा? तो नहीं। इसको डिवाइड करेगा? तो नहीं। क्या 23 इसको डिवाइड करेगा? तो नहीं। 23 का मल्टीपल में तो नहीं आएगा ये। तो अगर एक भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसको तो हम चेक भी नहीं करेंगे, क्यों जाए चेक करने फालतू। 15 देख लेते हैं ना, 15 का मल्टीप्लाई करेगा ये, डिवाइड करेगा। 15 दूना 30, 15 सत्तर, हाँ 15 इसको तो कर रहा है। क्या 15 इसको करेगा? 15 नमा 135, नहीं 15 इसको नहीं करेगा। 15 इसको तो करेगा, 15 इसको नहीं करेगा, मतलब 15 भी नहीं होगा। 5 देखिए, यहाँ भी लास्ट में 5, यहाँ भी लास्ट में 5, तो 5 से तो होगा ही, मतलब 5 इसको भी डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 ही इसका आंसर होगा। समझ में आया? तो इसको ऑप्शन से इजीली कर लिए। नहीं तो आप इसका एचसीएफ निकाल लेना, 405 और 1385, इसका एचसीएफ निकालेंगे वही आंसर। तो एचसीएफ निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा ना, इसीलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन से यूज कर लिए। देखिए, एक्स धनराशि हर 10 महीने बाद चक्रवृद्धि होने पर 12% ब्याज दर से इतना वर्ष में इतना हो जाता है। देखिए, इसको क्वेश्चन इंग्लिश में समझिए कि एक्स कोई अमाउंट है जो 10 मंथ में एक कंपाउंड इंटरेस्ट है और रेट कितना है 12% वार्षिक, जो 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है इतना। तो एक्स का मान निकालें। एक्स प्रिंसिपल नहीं है, ये अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है। ये एक्स प्रिंसिपल है, 10 मंथ बाद कंपाउंडेड है और 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने पर। अच्छा, ये 10 मंथ के बाद चक्रवृद्धि होने पे इसका मतलब है कि ये 10 मंथ वाला है। होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि 6 मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ मंथली है, नहीं हाफ मंथली नहीं, हाफ ईयरली, कंपाउंडली, इस तरह का होता है ना। तो ये 10th मंथ वाला है, 10 मंथ वाला। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 10 मंथ वाला पूछ लिया इस बार। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष का मतलब क्या होता है? 30 मंथ, यही होगा ना इसका मतलब, 30 मंथ। और 10 मंथ वाला हमें देखना है, मतलब 10 मंथ, 10 मंथ और 10 मंथ का 3 साइकिल होगा, क्योंकि 10 मंथ से निकालना है ना। तो 30 मंथ टोटल हो गया, तो 10 का 3 साइकिल होगा। अब देखिए रेट क्या होगा, रेट निकालते हैं। 12% वार्षिक, मतलब 12% 12 मंथ का, तो 10 मंथ का कितना होगा 10%, और इस 10 मंथ का कितना, और इस 10 मंथ का 10%। बहुत आसान क्वेश्चन है, डाटा आसान है ना, क्वेश्चन भले ही अच्छा हो लेकिन डाटा बहुत आसान है। 10 दिया है, 10% तो बहुत ईजी है। आपने याद ही किया होगा कि 10%, 10%, 10% का 3 सक्सेसिव कितना होता है 33.1%। हाँ, और बोल रहा है कि इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट दिया है। तो अगर इंटरेस्ट इतना है और प्रिंसिपल कितना होता है 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1%, और इसी का मान कितना दिया है 54571। तो 100% का मान निकालना है, तो लगभग कितना गुना है, पूरी तरह कट जाएगा। ये 13 है और ये 54 है। 13 से अगर हम 4 बार में देखें तो 52 आता है, और लास्ट में 1 है, तो 1 के अराउंड होना चाहिए, मतलब 41। समझ गए? 9 यूनिट डिजिट कभी नहीं हो सकता, 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। 4 कभी नहीं हो सकता, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। 2 कभी नहीं हो सकता, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, यूनिट डिजिट 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक आएगा, मतलब 41। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी था। आगे, एक यूनिवर्सिटी में 500 फैकल्टी मेंबर्स है, उसमें मेल है और फीमेल है। 60% फीमेल है और फीमेल का एवरेज हाइट है इतना, पुरुष का एवरेज हाइट इतना है। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल एवरेज हाइट कितना है। इजी क्वेश्चन है ये। 500 टोटल फैकल्टी है, फीमेल कितना है 60%, तो मेल कितना होगा 40%, क्योंकि पुरुष और महिला ही है। फीमेल का एवरेज हाइट कितना है 162, मेल का एवरेज हाइट कितना है 168। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल कितना है। तो इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, बहुत तरीका है एलिगेशन, इसको नॉर्मली काट लेते हैं ना।
20 से 3 बार में, 20 से 2 बार में, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। 3 और 2 वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, गुना कर लेते हैं ना। 162 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 दूना 6, 16 3 48। 168 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 8 16 के 6, और बाई 3 प्लस 2 में डिवाइड होगा 5 में, 6 6 12 के 2 1 और 3 11 बार 5 5 से कितने बार में कटेगा, 5 इक्याई 5 5 36 5 चौका 20, ठीक है ना, ठीक तो है। अरे तो इजी था। 60% फीमेल 40% मेल, 3 फीमेल 2 मेल, वेटेड एवरेज 3 इंटू इतना प्लस 2 इंटू इतना भाई, ये तो इजी था। आगे देखते हैं, अब तो ज़्यादा नहीं बचा होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 बचा है, लेकिन हो जाएगा, 20 मिनट में हो जाएगा। हमने 10 मिनट में 7 क्वेश्चन किया। आगे इजी है। अभिषेक और दीपांशु इतना में से किसी कार्य का जिम्मा लेता है। अभिषेक और दीपांशु को 1000 काम करना है, ठीक है। अभिषेक अकेला इसे 5 दिन में करता है। अभिषेक कितना 5 दिन में कर सकता है। दीपांशु अकेला इसे 10 दिन में कर सकता है। चित्रांश की मदद से वे इसे 2 दिन में पूरा करता है। चित्रांश की मदद से मतलब ए से अभिषेक, डी से दीपांशु और सी से चित्रांश, तीनों मिलकर काम करें तो ये 2 दिन में कर लेता है। टोटल काम कितना हो गया, 10 मान लेते हैं। तो 5 से 2 बार में, 10 से 1 बार में और 2 से 5 बार में, तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, अबे यार किसी का शादी है फटाका। डी का एफिशिएंसी कितना 1, और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखिए ए डी सी तीनों का कितना है 5, 2 1 3 हो गया तो बचा कितना 2, तीनों का एफिशिएंसी निकल गया, हो गया काम खत्म। चित्रांश को उसके योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखिए कोई भी आदमी काम छोड़ा नहीं है। अगर अभिषेक मान के चलिए 10 दिन काम किया है, तो दीपांशु भी 10 दिन काम किया है और चित्रांश भी 10 दिन ही काम किया है। तो जब सारे लोग सेम डेज काम करते हैं, एक ही साथ काम करते हैं, एक ही साथ शुरू करते हैं और एक ही साथ ख़त्म करते हैं, तो जो उसका क्षमता होता है, जो उसका इफिशियंसी होता है, उसी रेशियो में रुपया को बांट देते हैं, ठीक है। तो 2 2 4 1 5, 5 में बटेगा। हाँ 5 का मतलब कितना है, 1 पे 1 2 3 0, तो 1 का मतलब कितना होगा 200। तो पूछ रहा है चित्रांश, चित्रांश मतलब 2 का मान, तो 2 का मान कितना होगा 400। हाँ अगर यही होता कि काम कोई छोड़ता बीच में कुछ करता तो कैसे निकालते, तब उन्होंने कितना दिन काम किया और उसका एफिशिएंसी कितना है, तब टोटल निकलता। लेकिन जब दिन नहीं दिया हो, शुरू से अंत तक सारे लोग काम करें, तो जो उसका क्षमता होता है उसी में उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अपने टाइम एंड वर्क में पढ़ा होगा। क्वेश्चन इतना इजी नहीं है लेकिन फिर भी इतना हार्ड भी नहीं है। ये देखिए बहुत बढ़िया है। तृतीय अनुपात निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, B² A, यही होता है ना। तो इसी पे बैठा देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करना है। अब ये बताइए कि x की पावर 0.25 है, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना मतलब x की पावर 0.25 गुने x की पावर 0.25, यही होता है ना। और आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई जब गुना होता है ना, तो गुना में पावर जुड़ जाता है, मतलब x के पावर कितना हो जाएगा 0.50, 25 और 25 50 हो जाएगा। समझ में आया। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका तो B² मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो x की पावर कितना होगा 50 गुना y की पावर कितना हो जाएगा, ये भी 50 मतलब 0.50, और नीचा देखिए ये अगर नीचे होता है ना, आपने पढ़ा होगा, ये अगर नीचे है इसको नीचे ही रहने दे, चलिए नीचे ही रहने देते हैं क्योंकि आंसर में नीचे ही है सब में। तो z के पावर कितना रहने देते हैं -0.25, ठीक है। अरे इसका स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा -0.50, ठीक है। अब देखिए B² हो गया और बाई A, B² तो हो गया। अब A मतलब ये डालना है, A डालेंगे मतलब कितना डालेंगे, x के पावर 2.5 और इंटू ये z के पावर 3.5, ठीक है। और ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा y के पावर 1.5। ठीक है, तो बचा क्या देखिए बचेगा क्या, क्या बचेगा, देखिए y के पावर 1.5 और y के पावर 0.5, तो कितना हो जाएगा ऊपर y के पावर 2। ठीक है, y के पावर 2। नीचे क्या बचेगा, नीचे देखिए क्या बचेगा, x के पावर 2.5 है और ये x के पावर 0.5 है। जब ये नीचे आएगा तो डिवाइड में पावर घटता है, तो 2.5 में से 0.5 घटाएंगे तो x की पावर 2 बचेगा। और z देखिए z की पावर 3.5 में से z की पावर 0.5 घटेगा, तो z की पावर क्या बचेगा 3। हो तो गया, यही तो आंसर है, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर z की पावर 3। समझ आया, ठीक है, इजी था। इसका स्क्वायर करना था तो 25 था 50 हो गया, 25 था 50 हो गया, 25 था 50 हो गया। ठीक है, और ये देखिए ये 25 का 25, ये 35 का 35 और ये 15 ऊपर चला गया। अब कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे ये डाउट कि जब माइनस का स्क्वायर करेंगे, जैसे z के पावर -0.25 है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो z के पावर 0.50 प्लस में होना चाहिए ना, ये होना चाहिए ना, तो देखिए नहीं होगा। ये चीज़ नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, अभी आपको समझाते हैं थोड़ा। देखिए 1/, z के पावर -0.25, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि z के पावर है 0.25, यही है ना, ये नीचे है, ये नीचे है, ये 1/, में है, तो 1/, जब ऊपर जाएगा तो ये होगा, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा z के पावर 0.50। ठीक है, अगर हम इसको फिर से नीचे लाना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/, z के पावर -0.50। ठीक है, तो इसको अगर हम सीधा करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा प्लस, और जब हम प्लस का स्क्वायर करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा, और जब हम फिर इसको पलटेंगे तो फिर ये माइनस में ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, माइनस को प्लस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चा सोचा होगा ना कि हम इसको माइनस का स्क्वायर प्लस कैसे लिखें, यहाँ पे माइनस ही क्यों लिखे, प्लस तो होना चाहिए ना। ठीक, क्लियर होगा, आगे देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रुप ए में 81 मेंबर हैं, ग्रुप बी में 29 मेंबर हैं और ग्रुप सी में 17 मेंबर हैं। ठीक है, इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में खाने। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पे खर्च की गई राशि, मतलब ग्रुप ए पे कितना खर्च होता है, एवरेज 6, इतना खर्च होता है। ग्रुप बी पे ऑन एवरेज कितना खर्च होता है 117, और ग्रुप सी पे कितना खर्च होता है 378। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक सदस्य एवरेज कितना खर्च हुआ, ये पूछ रहा है ना, वेटेड एवरेज, ये भी वही लगेगा ना। देखिए अगर ये कटने वाला होता, ये नंबर दिया है, तो अगर ये कटने वाला होता तो हम काट लेते, लेकिन ये सब कटने वाला कहीं नहीं, ना 81 कटेगा, ना 29, ना 70 कटेगा। क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना क्या दिमाग लगाना है, मल्टीप्लाई करने के बाद शायद कट जाए। इसको हम अगर वेटेड एवरेज लगाए तो कैसे निकालेंगे, 81 इंटू 467 प्लस 29 इंटू 117 प्लस 72 इंटू 378 भाई, कटेगा तो कहीं ना कहीं कटेगा भाई। 81 इसको जोड़ेंगे ना, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो इसको जोड़ कर लिख देते हैं, 9 1 10 0 1 7 9 10 180। ठीक है, इतना आएगा। अब इसी को काटना है ना, तो देखिए कर सकते हैं ना, देखिए ये 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, 9 से काट लेते हैं ना, 9 बार में 9 से 20, 9 से 13, 9 से 9 चौक 36, 9 2 18। ठीक है, सब काट लिए। और भी कटेगा क्या, अब तो नहीं कटेगा, अब मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, कर लेते हैं ना। अगर 9 में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9 7 63 का 3 6 9 छौक 54 6 60 के 0 6 9 चौक 36 6 40। आपको पता चल रहा होगा ना कि हम प्योर हिंदी मीडियम है। हाँ, फिर भी एसएससी निकाले, 13 नम्मा 117 के 7 11 13 दूना
26, 6 1 7 2 1 3, ठीक है, इतना आएगा। और प्लस इसमें इसे गुना करेंगे तो 0 का 0, 7 दूना 14 के 4 1, 7 चौक 28 29 और बाई 20, ठीक है। जोड़ लेते हैं ना, 3 7 10 के 0 1, 4 1 5 7 12 के 2 1, 9 1 10 3 13 के 3 1, 2 1 3 4 7 बटा 20, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 2 छक 12 2 छक 12 366 अरे 2 तिया 6 1 3 2 छक 12, अरे 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 366 आ रहा है। होगा कहीं गलती किए होंगे ना जोड़ घटाव में, जोड़ में कहीं गलती होगा, देखते हैं। 7 3 10 के 0 1, 4 1 5 7 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 3 13 के 3 1, 2 4 6 1 7, ठीक तो है। 2 तिया 6 1 3 2 छक 12 1 2 2 छक 12, अरे 366 आ रहा है। हो सकता है मैंने कहीं गलती किया होगा गुना भाग में, जो भी हो, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ठीक, समझ में तो आ गया ना। 366 ये 366, नहीं यहीं पे मैंने कहीं हो सकता है गुना भाग में गलती कर लिया हो, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। हाँ अब उतना टाइम वेस्ट करने जाए कि कहाँ एक एक चेक करें, तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रोसेस जानना है ना कि कैसे करना है। इसके गणित और इंग्लिश में ये तो बहुत आसान है। इसके गणित और इंग्लिश में जो नंबर है वो समानुपाती है। समानुपाती मतलब दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। पिछले वर्ष जब उसे मैथ्स में 60 मिला तो उसे इंग्लिश में कितना मिला, 75। अगर मैथ्स में उसको 60 मिलता है तो इंग्लिश में कितना मिलता है, 75 लास्ट ईयर। अगर इस साल उसे इंग्लिश में कितना मिला, 60, तो उसको मैथ्स में कितना मिला। और बोल रहा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखिए अगर मैथ में इसको 60 मिलता है तो इंग्लिश में 75 मिलता है, तो इसका रेशियो लिख लेते हैं ना। रेशियो क्या होगा, 15 से काटेंगे 4 बार में, 15 से काटेंगे 5 बार में, तो इसको रेशियो क्या, इसका रेशियो क्या, मैथ्स और इंग्लिश का रेशियो 4:5 है। अगर मैथ में 4 मिलता है तो इंग्लिश में 5 मिलता है। और इस बार इसको इंग्लिश में कितना मिला है, 60, मतलब कितना टाइम्स, 12 टाइम्स। तो इसको मैथ में भी कितना मिला होगा, 12 टाइम्स, तो 12 टाइम्स 48 आंसर ठीक है, इजी था, ठीक, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। पी वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 1 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है। मतलब पी है, ये एक सर्कुलर ट्रैक पे एक राउंड कितने देर में कर लेता है, 1 मिनट 30 सेकंड, मीन्स 90 सेकंड, ठीक है। जबकि क्यू उस पथ पर मात्र 45 सेकंड में पूरा एक राउंड कर लेता है। क्यू 45 सेकंड में ही एक राउंड पूरा कर लेता है। यदि वो एक ही बिंदु से और विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, देखिए दोनों यहीं से चलना शुरू किया, एक इधर चला और एक इधर चला, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं, तो वो कितने सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। ये इधर चलता है तो इसको 90 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ये ऐसे चलता है तो 45 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। तो हमें ये नहीं पता है कि इस सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 90। तो हम मान लेते हैं कि सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, 90 मीटर। सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, 90 मीटर, और ये 90 सेकंड में कवर करता है 90 मीटर, तो इसका स्पीड कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये 45 सेकंड में 90 मीटर कवर करता है, तो क्यू का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। अब तो सब कुछ क्लियर है ना। पी का टाइम दिया था, क्यू का टाइम दिया था, हम डिस्टेंस मान लिए कि सर्कुलर ट्रैक का लेंथ कितना है, 90 मीटर, तो पी का स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकंड, और क्यू का स्पीड कितना है, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि वो कितने सेकंड बाद मिलेगा, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर बाई टाइम, यही होगा ना। टाइम बराबर इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों का स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका 2 मीटर पर सेकंड है, इसका 1 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड कितना हो जाएगा, 90/3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर। तो 90 से 3 कितने बार में, 30 बार में होगा ना, 30 सेकंड आंसर। मतलब 30 सेकंड बाद एक दूसरे से मिलेगा।
इजी क्वेश्चन था, डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्टेंस जैसे माने स्पीड निकल गया, हो गया, खेला खत्म। नॉर्मली क्वेश्चन था, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक किले में 150 पुरुष है, 150 मेल है, और उसके लिए 85 डेज का जो फूड रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है। 15 दिन बाद क्या होता है, 25 पुरुष छोड़ देता है। अब बचा हुआ भोजन कितना टाइम तक चलेगा? हाँ, देख रहे हैं ना कि जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब फिक्स टाइप का है, सब हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए 15 दिन बाद छोड़ा, देखिए 15 दिन तक कोई दिक्कत नहीं था, 15 दिन तक 150 मेल था और आराम से खाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब 15 दिन के बाद कुछ लोग छोड़ दिया, तो देखिए 15 दिन के बाद का हम सीन देखते हैं। 15 दिन हो गया ख़त्म, 15 दिन हो गया, अब देखते हैं 16वां दिन। देखिए 16वां दिन का क्या सीन है, 16वां दिन का क्या सीन है। 16वां दिन तक हमारे पास खाना कितना बचा है, देखिए 150 लोगों का खाना है, हाँ, और 85 दिन का खाना था। 15 दिन तो हो गया, अब बचा कितना, 70 दिन। तो हमारे पास इतना खाना बचा होगा, ये रिमेनिंग फूड, रिमेनिंग फूड मतलब बचा हुआ खाना, बचा हुआ भोजन इतना ही होगा ना। 150 लोगों का खाना था, 150 लोगों का खाना है, ठीक है। 85 दिन का खाना था, उसमें 15 दिन तो खा लिया, तो अब बचा कितना, 70 दिन। मतलब 150 लोगों का 70 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यही खाना कौन खाएगा, यही खाना कौन खाएगा, 25 लोग तो अब छोड़कर चला गया। टोटल कितना लोग था, 150 लोग था, उसमें से 25 चला गया, तो अब बचा कितना, 125 लोग। तो अब यही खाना कौन खाएगा, 125 लोग खाएगा। तो कितना दिन चलेगा, अब खाना है 150 गुने 70, अब खाएगा इसको 125 आदमी, तो कितना दिन चलेगा देख लेते हैं ना। 25 पंचे 125, 25 से 6 बार में कटेगा, 5 से 14 बार में कटेगा, और 14 में 6 से गुना करेंगे तो 84, 84, ठीक है। इजी था ना, इजी था, बस समझना है थोड़ा। 45 दिन का खाना था ना, ये 85 दिन का, 15 दिन हो गया, मतलब 70 दिन का बच गया 150 लोगों का, इतना बच गया, अब इतना खाता है, इजी था। ठीक है, देखते हैं। 33 अमरूद का पेड़ है, 33, 55 केले का पेड़ है, और 18 माल्टा का पेड़ है, जो भी हो। और इसको पंक्ति में इस तरह लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पौधा, पेड़ों की समान संख्या हो, एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाया जा सकता है। ये इस बार शायद सीजीएल मेंस में आया था ना, इस तरह का क्वेश्चन इस बार सीजीएल या सीएचएसएल में आया था, प्री या मेंस में, जो भी। शायद इस बार सीएचएसएल मेंस में आया था शायद, पता नहीं, लेकिन आया था ये। 33 अमरूद है, 55 केला है, और 88 मालदा का पेड़ है, 80 है, ठीक है। अब देखिए इसको समान समान नंबर में लगाना है, तो हम कितना कितना नंबर लें, तो आप कहेंगे कि इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 11 होगा। अगर हम 11 नंबर लें तो 11 में 33 भी अरेंज हो जाएगा, अगर हम 11 ले तो 55 भी अरेंज होगा, और 11 अगर ले तो 88 भी अरेंज हो जाएगा। हमारा प्लान यही होगा ना कि हम इसको अरेंज कैसे करें। अगर हम मान के चलिए 3-3 पौधा लगाते हैं, तो 3-3 पौधा लगाएंगे तो ये तो अरेंज हो जाएगा। क्या 55 अरेंज हो पाएगा? नहीं। क्या 88 अरेंज हो पाएगा? नहीं, 3-3 के बच जाएगा। अगर हम मान के चलिए 5-5 लगाते हैं सब में, तो 55 तो अरेंज हो जाएगा। अगर हम 5-5 पौधा लगाएंगे तो क्या 88 इक्वली अरेंज हो पाएगा? नहीं, पता चलेगा कि लास्ट में 3 बच गया। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम कितना कितना पौधा लगाएं ताकि ये इक्वली अरेंज हो जाए। तो इसका तरीका है कि इसका HCF निकाल लेंगे। तो अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो कितना आएगा, 11। अगर हम 11 लगाए तो ये भी अरेंज हो जाएगा, ये भी अरेंज हो जाएगा, ये भी अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अरेंज होगा कैसे? अगर हम 11 ले तो ये 3 लाइन में, ठीक है, 3 लाइन में, 3 पंक्ति में अरेंज हो जाएगा। अगर हम 11 ले तो ये 5 पंक्ति में अरेंज हो जाएगा, और अगर 11 ले तो ये 8 लाइन में अरेंज हो जाएगा। मतलब टोटल कितना लाइन लगेगा, 8, 5, 13 और 3, 16 लाइन। समझ में आया इसका कंसेप्ट क्या है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, 11, यहाँ ऑप्शन में 11 नहीं है, GD है इसीलिए नहीं है। यही क्वेश्चन अगर CGL में होता, CHSL में होता, तो पहला ऑप्शन 18 नहीं होता, पहला ऑप्शन 11 होता, और बच्चे 11 मार कर निकल जाते। लेकिन 11 में हम इसको अरेंज करेंगे ताकि ये सही से अरेंज हो जाए,
लेकिन पूछ रहा है पंक्तियों का न्यूनतम संख्या। तो 3 5 8, यहाँ पे इसको 3 लाइन लगेगा, यहाँ पे इसको 5 पंक्ति लगेगा, यहाँ पे इसको 8 पंक्ति लगेगा, टोटल 16 पंक्ति लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन था। एक व्यक्ति 6 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने का योजना बनाता है। इसका प्लान है कि 6 घंटे में 60 किलोमीटर हमको चलना है। इस यात्रा को कुछ पार्ट वो पैदल चलेगा और लेफ्ट जो भी पार्ट होगा वो साइकिल से चलेगा। पैदल चलने में इतना टाइम, पैदल उसका स्पीड 6 का है और साइकिल से उसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। तो बोला है पैदल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए हम स्पीड पे फोकस करते हैं। अगर वो पैदल जाता है तो उसका स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। अगर वो साइकिल से जाता है तो उसका स्पीड कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर। और इसका ऑन एवरेज देखें, ऑन एवरेज तो 6 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है, मतलब इसका ऑन एवरेज कितना स्पीड है, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसका एवरेज स्पीड, इसको एलिगेशन से करते हैं, इसका ऑन एवरेज स्पीड कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हम यहाँ स्पीड पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 2, मतलब कितना आया, 1:2 आया, 1:2 आया। ठीक है, इसका रेशियो। अब ये रेशियो आया किसका, ये रेशियो आया किसका, तो देखिए स्पीड पे हम एलिगेशन लगाए हैं ना, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो जो नीचे रहता है ना, नीचे, तो जो नीचे जो आता है रेशियो वो नीचे वाले का आता है। अरे एक मिनट, ठीक है। तो ये रेशियो आएगा किसका, ये रेशियो किसका आएगा, ये समय का रेशियो आएगा, मतलब टाइम का, वो वाला समय नहीं, 100 वाला जो भी चल रहा है। तो ये टाइम का रेशियो आएगा। हमेशा याद रखना है कि अगर हम स्पीड, जो भी चीज़ नीचे रहता है ना, स्पीड पे हम एलिगेशन लगाए, तो स्पीड में इक्वल टू फार्मूला क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम नीचे है ना, ये देखिए आवर है ना नीचे, तो ये रेशियो टाइम का आएगा। तो रेशियो आया कितना टाइम का, टाइम का रेशियो कितना है, 1:2। मतलब इसको टाइम लगा कितना टोटल, 1 और 2 3, और यहाँ पे टाइम लगा कितना, 6। तो 3 का मतलब कितना है, 6, तो 1 का मतलब कितना, 2। तो पूछ रहा है वो पैदल कितना दूरी तय करता है। देखिए वैसे हम यहाँ पे वैसे ही छोड़ सकते हैं ना, इसको अगर हम काटे नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम काटे नहीं तो देखिए, अगर हम इसको काटेंगे नहीं तो टाइम 2 और 4, तो टाइम ऑलरेडी कितना है, 2 यहाँ और 4 यहाँ, ऑलरेडी टाइम कितना है, 6 घंटा। 2 घंटा यहाँ है, 4 घंटा यहाँ है, तो ऑलरेडी टाइम 6 घंटा। मतलब इसको पैदल चलने में कितना लगता है, 2 घंटा, और साइकिल से चलने में कितना, 4 घंटा। टाइम का रेशियो है। तो पैदल कितना दूरी तय करता है, 2 घंटा तक चला 6 के स्पीड से, तो इसको कितना दूरी तय किया, 12 किलोमीटर। आंसर समझ में आया ना। स्पीड उसका 6 किलोमीटर पर आवर है और पैदल चलता कितना है, 2 आवर। तो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 किलोमीटर डिस्टेंस। इजी क्वेश्चन था, एलिगेशन से इसको थोड़ा जल्दी कर लिया। देखने में आपको लग रहा है कि इतना कचरा एग्जाम में कैसे करेंगे, तो अरे ये सब वर्बली करना है। 6 12 ये क्या आप एग्जाम में करने जाएंगे, 60/6 ये तो वर्बली होगा ना। ये 2 4 क्या एग्जाम में 12 लिखेंगे, समय बाई डिस्टेंस ये सब लिखेंगे, ये सब समझाने के लिए इतना। एग्जाम में तो बस सीधा यहाँ 6 12 10, यहाँ कितना 2, यहाँ 4, 2 4 मतलब 6, तो 2 घंटा लगा 6 के स्पीड से 12। आंसर 15 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, समझाने के लिए इतना करना पड़ता है। अरे ख़त्म ही हो गया, अबे 1.5 घंटा में ख़त्म, बहुत फास्ट हुआ है लास्ट के क्वेश्चन। तो यहाँ पे टोटल हम 30 क्वेश्चन किए हैं, आप काउंट कर सकते हैं। और सारा का सारा जीडी का था और मस्ट रिपीटेड था, यूनिक टाइप था। यूनिक नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। सारा का सारा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुका है, यूनिक कुछ भी नहीं है, ये सारा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुका है और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते हैं। तो एक बार आपकी आंखों से एक बार हो जाएगा, गो थ्रू कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन से। एक बार आप खुद से इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। टेलीग्राम पे हम ये PDF डाल देंगे, वहाँ से एक बार जब आप खुद कर लेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप फट से उसे कर लेंगे और यहाँ से 100% आप देखिएगा कि यहाँ से 100% 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो रहने देते हैं वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो पता ही है क्या करना है। बाकी पहले आपको बताया था कि प्रत्येक चैप्टर का हम मेंस में जो भी क्वेश्चन आया है 17 से 24 ये सारा हम करवा रहे हैं। अभी बस हम एक्सर एलिगेशन का डालें। चैनल से जुड़े रहिए, आपको A to Z सारे चैप्टर का मिल जाएगा मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो करते हैं ख़त्म।